12th का रिजल्ट आ गया था। और तब मैं गोयथे इंस्टीट्यूट में था, मुझे आज भी वो दिन याद है। उस दिन क्योंकि उस दिन बहुत मेजर इवेंट हो गए थे, कुछ मैं पास तो हो गया सारे सब्जेक्ट में, लेकिन मेरी परसेंटेज थी 55। तो ये मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था। तो मैंने कहा ये तो बहुत दुख की बात है, तो मैं बहुत हार्ट ब्रोकन हो गया। मैंने कहा अब एक दिन ख्वाब देखा, अगले दिन बिल्कुल 0 पे आ गया हम लोग। ये कि 11th में जो है मेरी 48 परसेंटेज थी और मैं मैथ में तो फेल ही हो गया था। कराची कॉन्स्टिट्यूट वेबसाइट में क्लियर लिखा होता था कि अगर आप बैचलर से स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना है कि मिनिमम 50% तो होनी चाहिए। देखिए 55 पे सच बताऊं तो अगर मैं वीज़ा ऑफिसर हूँ ना, मैं कहूँगा मैं ही वीज़ा ना दूँ। तब अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं उस पर बैठ के रहूँ या मैंने कहा अब 2 का दिखाया जाएगा। तो मैं कंडीशनल के लिए ट्यूब लॉस में मैंने इसलिए अप्लाई किया, उस पर वीज़ा लगते हैं। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं साकिब भाई, जो कि हमारे होक शुले में पढ़ते हैं। उनकी स्टोरी जानते हैं और जानते हैं कि वो किस तरीके से पाकिस्तान से जर्मनी आए और अभी वो क्या कर रहे हैं और आगे उनका पढ़ने का क्या इरादा है। अच्छा साकिब भाई, देखें हर स्टूडेंट की एक कहानी होती है। जी जी, मेरी भी एक कहानी थी जो कि मैंने लोगों को बता दी। अब अगर आप भी लोगों को बताएं कि आप किस तरीके से पाकिस्तान से आए, क्या प्लान था, किस तरीके से सोचा कि 12th के बाद जर्मनी ही जाना है या कहीं और नहीं गए आप, तो क्या था, क्या कहानी क्या थी आपकी? हाँ, सबसे पहले तो मेरा नाम साकिब समो है और मैं कराची पाकिस्तान, तो इसे आप जानते हैं। तो थोड़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ी अजीब सी स्टोरी है। अच्छा। तो जब मैं 9th 10th क्लास में था तो मैंने एक यूट्यूबर है जुनेद अकरम, उन्हें सब जानते होंगे, गंजी सो के नाम सब उन्हें जानते हैं। बिल्कुल सब जानते हैं। तो मैं उनकी वीडियो देखता था, उनके थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती थी और कोई थॉट प्रोवोकिंग वीडियो होती थी कि भाई को सोचने में मजबूर करें। तो उनकी वीडियो थी साइप्रस पे। तो मुझे पता चला कि साइप्रस में स्टडीज फ्री है। साइप्रस एक छोटी कंट्री है और तुर्की के सामने पड़ती है। जब मुझे पता चला कि भाई साइप्रस में बिल्कुल फ्री एजुकेशन है, उन्होंने भी बिल्कुल स्टूडेंट से पॉडकास्ट की थी। तो वहाँ पे स्टूडेंट बैठे होते पार्क में, वो बता रहे थे कि यार हम साइप्रस में पढ़ते हैं, हम ये डिग्री कर रहे हैं और स्टडीज़ बिल्कुल टोटली फ्री हैं और फिर हम यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, ये भी हैं। तो मैंने सोचा यार ज़िंदगी में पहली बार मेरा ख्याल है, तब मैं 10th क्लास में हूँगा, मेरा ख्याल है कि क्यों ना हम बाहर जाके पढ़ें। मतलब दुनिया इतनी बड़ी है, एक ही लाइफ है, क्यों मतलब थोड़ा ऑप्शन लेते ट्राई करते हैं। और मैंने सोचा साइप्रस फ्री भी है तो फैमिली का बर्डन भी नहीं होगा, मैं पढ़ भी लूँगा, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो फिर अगले दिन मैंने नेट पे थोड़ा साइप्रस के बारे में सर्च करना शुरू किया। जो मुझे पता चला कि साइप्रस की डिग्रीज बहुत सारी कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अच्छा। तो ये मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था। तो मैंने कहा ये तो बहुत दुख की बात है, तो मैं बहुत हार्ट ब्रोकन हो गया। मैंने कहा अब एक दिन ख्वाब देखा, अगले दिन बिल्कुल 0 पे आ गए हम लोग। लेकिन आई थिंक वो मेरे ख्याल स्टार्टिंग पॉइंट था मेरा कि बाहर निकलने। तो फिर मैंने सोचना शुरू कर दिया कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। तो फिर मुझे आज भी तो मैं 10th क्लास पास की थी। तो मैं जो अपने एक अकेडमी आखान जिम खाना, वहाँ पे मैं क्रिकेट खेला करता था। तो मेरा दोस्त था रजीन और वो मेरा क्लास फेलो था 10th में। तो मैंने उससे कहा रजीन मुझे नहीं पता कैसे कब कहाँ, लेकिन मैं 12th के बाद मैं 100% बाहर जाऊँगा पाकिस्तान से। ये आपने मतलब 12th के बाद 10th के बाद ही एक माइंड में एक गोल बना लिया कि निकलना है, 12th के बाद पाकिस्तान में रहना ही नहीं है। सही। बाहर अपॉर्चुनिटी है, लाइफ है और मुझे ट्राई करना है। ये मेरा गोल बन गया। अब कैसे क्यों पता नहीं। अब कोइंसिडेंटली अब ये मुझे नहीं पता कैसे हुआ, क्यों हुआ। मुझे याद है आज भी सैटरडे के दिन पे हम लोग अकेडमी में खेल रहे थे। मेरा दोस्त को कहा था रजीन को, संडे के दिन तो मेरे अब्बू ने मुझे डाइनिंग रूम में बुलाया और बोला बैठो। तो मैंने कहा पता नहीं मैंने कुछ कर दिया होगा, मैं सोच रहा हूँ मैंने क्या किया है, क्यों बुलाए। तब ऐसा होता नहीं है ना यूजुअली। सही बात है। तो उन्होंने बुलाया तो फिर कोई खतरनाक बात है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बाहर भेजूँ, यहाँ कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, तुम जाओगे? तो मैंने कहा ये क्या क्वेश्चन हो गया। मैं थोड़ा शॉक में आ गया क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ऐसा कोई बात कर पे होती नहीं है। तो उसी वक्त तो मैंने बहुत नॉर्मली कहा कि हाँ चले जाएंगे, देख लेंगे। मतलब दिल में बहुत खुश हो रहा था कि फाइनली कुछ अब बनने वाले हैं। लेकिन एटलीस्ट मैंने कहा ठीक है देख लेंगे। अब मेरा अबू ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इसलिए चूज़ किया क्योंकि एज अ पेरेंट वो हमेशा सोचते हैं कि बच्चा प्रोटेक्टेड रहे, किसी के अंडर प्रोटेक्शन में रहे। तो मेरा अबू के कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में कुछ दोस्त थे और बहुत अच्छे दोस्त थे उनके। तो वो सोच रहे थे अगर मैं उधर भेजूंगा कनाडा या ऑस्ट्रेलिया तो ये सेफ रहेगा, किसी का नज़र के अंदर रहेगा, तो मतलब कोई मसला होगा तो वो किसी को कह सकता है। अब यूरोप का ये था कि मेरा अबू किसी को नहीं जानते थे, मैं भी किसी को नहीं जानता था, मेरा कोई रिश्तेदार ही बाहर नहीं रहता मेरे सिवा। तो एक ये बात भी थी। तो एटलीस्ट मेरा अबू को भी तो हुआ कि यार इसे बाहर बेचते हैं। अब उनके दिमाग में कैसा है मुझे आज तक नहीं पता। आई थिंक वो होता है पाकिस्तान के हालात देख के उन्होंने सोचा। बाय मेरा अबू का भी ख्वाब था बाहर पढ़ने का। अच्छा। तो ये उससे भी हो सकता है। क्या बात है। तो आपके अबू का ख्वाब था? उनका यूएसए का था। अच्छा। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया ऑब्वियसली कुछ वजह की वजह से। तो उन्होंने वो सकता सोचा चलो मेरा बेटा कर ले। ये भी पेरेंट्स का होता है। तो ये कौन से टाइम की बात है, जब आप 11 में थे या फिर 12 में आ गए? नहीं,
जब मैंने 10th पास की थी, मैं रिजल्ट का वेट कर रहा था। मैंने सैटरडे को अपने दोस्तों को कहा था अकेडमी में खेलते हुए बाहर जाऊंगा। संडे को मेरा अबू ने मुझे बुलाया था। क्या बात है, ये तो कुदरत इशारे दे रही है कि बाहर जाना है। तो फिर जो है तकरीबन 1 साल तक 11th तक फिर कनाडा माइनस हो गया और फिर ऑस्ट्रेलिया रह गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो मेरे अब्बू के दोस्त थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट दिखाया। उन्होंने कहा ठीक है अगर आएगा तो मैं देख लूँगा, मैं इससे ख्याल रख लूँगा, और वो अच्छी बात भी थी। तो हुआ ये कि 1 साल तक 11th मैंने फिर NCR-CT में बात मैंने स्कूल नासरा स्कूल से किया था जो सदर में था, और फिर मैंने इंटर के लिए अपना NCR-CT एक प्राइवेट कॉलेज है शारिया फैसल पे, वहाँ मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और वहाँ पे डेली जाना पड़ता है, ऐसे नहीं गवर्नमेंट कॉलेज मेरी तरह नहीं था। ओके, अच्छा। तो फिर मेरा 11th तक यही प्लान था कि जाऊँगा ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा, और फिर मैं बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखता करता था कि ऑस्ट्रेलिया में क्या सिस्टम है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कैसे करते हैं। तो बहुत से नॉलेज गेन कर रहा था मैं। तो लेकिन जब अब बात ये होती फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत मैटर करती है। अब ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था जब मैंने रियलाइज़ किया। मुझे पढ़नी थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट द टाइम। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ईयरली फीस तकरीबन $50,000 थी, $50,000 ऑस्ट्रेलियन, सॉरी। ये बहुत ज़्यादा थी। ऊपर से आपने जो है तकरीबन 1 से 2 करोड़ की ब्लॉट अकाउंट, मतलब ब्लॉट अकाउंट नहीं, बैंक स्टेटमेंट दिखाई, और बैंक स्टेटमेंट तो फिर भी आप अरेंज कर ले तो किसी से मांग के, लेकिन फिर भी हर साल वो फीस पे करना वो बहुत ही इम्पॉसिबल था। अगर मैं जॉब करता भी हूँ तो भी बहुत इम्पॉसिबल था। तो मेरी एक बेसिकली क्या कहते हैं खाला है, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि तुम यूरोप देखो, यूरोप में अच्छा ऑप्शन है। तब मेरा दिमाग ऑस्ट्रेलिया पे था तो मैंने इतना गौर नहीं किया, लेकिन उनका आइडिया अच्छा था ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप फीस कम है, तुम ट्राई करो। तो हुआ ये कि फिर अब NCR-CT कॉलेज में डेली जाना पड़ता था, तो वहाँ मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तो उसमें दूसरे दोस्त भी थे तो बाहर निकलने वाले मूड में थे। अच्छा, ठीक है, वो सारी पाकिस्तान से बाहर निकल रही है। हाँ, तो हम लोग बेसिकली 4 दोस्त थे। एक मेरा दोस्त था अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है, एक मेरा दोस्त था अजान, एक मेरा दोस्त था हारिस, और चौथा था मैं। ओके। तो अगेन कोइंसिडेंस होते हैं और लोग मिलते हैं। तो मैं जो हूँ, फिर मेरा दिमाग जर्मनी तो और आया, तो मैंने यूट्यूब पे तो ये किसने किसी दोस्त ने बताया कि जर्मनी अच्छी कंट्री नहीं, आई थिंक मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि यार तुम यूरोप पे देखो। ये नहीं कहा जर्मनी में देखो, उन्होंने कहा यूरोप में बहुत सारी कंट्री है जो विदाउट फीस नहीं। इटली भी उसमें एक आता है, और इटली पे मैंने बहुत रिसर्च की थी बाय द वे, वो अलग बात है। इटली आता है, जर्मनी आता है। तो टॉप पे जब मैंने ChatGPT तो नहीं था, उस पर क्रोम पे मैं नेट पे सर्च किया तो जर्मनी टॉप पे आता है कि जर्मनी। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो मैं यूट्यूब पे सर्च किया कि भाई क्या प्रोसेस है बैचलर्स करने का। तो पहली वीडियो आती है, बड़े पॉपुलर यूट्यूबर हैं। तब मुझे पर्सनली मैं उनसे एग्री नहीं करता, नहीं उन्हें पसंद करता हूँ, वो एक कंसल्टेंट है। तो उनकी ये वीडियो मैंने देखी कि 12th के बाद कैसे करना है। तो उन्होंने कहा कि पहले आपने जो है B2 जर्मन करनी है, फिर आपने जो है ब्लॉटकॉन बनवाना है, फिर आपने आउफनापुरफुंग देना है, फिर आपने FSP देना है। मैं कहूँ क्या कह रही है ये, क्या रहा है, बच्चा तो परेशान है, सही बात है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। आउफनापुरफुंग, फेस्टलुंग प्रूफुंग, ये सारे जर्मन वर्ड्स से मुझे ये समझ नहीं आता ये क्या बोल रहा है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, सच्ची बात जो है। और मुझे ब्लॉटकॉन का कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आता कि क्या बैंक स्टेटमेंट सुना है, मुझे पता है, तो ब्लॉटकॉन क्या होता है, मतलब मैं पैसे दूंगा हर महीने मुझे मिलेंगे, मतलब क्या ये प्रोसेस। जो मैंने वो वीडियो देखी, मैंने कहा नहीं जर्मनी तो नहीं हो सकता, ये मुझसे जर्मनी छोड़ो। लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने जर्मनी में ही कंटिन्यू किया। मैंने फिर वीडियो देखी, थोड़ी नॉलेज बढ़ी। तो शुरू में जैसे मैंने बताया हम 4 दोस्त थे, तो हम कैसे लोग बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा। तो मैं था और मेरा दोस्त यहाँ पे हारिस बैठा होता मेरे राइट साइड पे, और उसके राइट पे हादी बैठा होता। अच्छा। तो हम तीनों साथ ही बैठा करते। तो मैं अपने कॉपी में लिख रहा था, जर्मन पढ़ रहा था ड्यूलिंगो से, मैं पढ़ता था डेली, शुरू कर दी थी मैंने 12th में ही। तो ये कॉलेज की बात है ना? कॉलेज की, मैं 12th की बात कर रहा हूँ। तो फिर जो है मैं लिख रहा था हादी इज वेरी ग्रॉस, हादी इज वेरी टॉल। ये बिल्कुल बेसिक। तो मेरा तो हारिस पे रहता, उसने कहा ये क्या है, उसने कहा जर्मन है। मेरे दोस्त हारिस ने कहा, मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? उसने कहा मैं ही पढ़ता हूँ जर्मन। तुमने कहा तुम क्यों जर्मन पढ़ रहे हो? तो 1 मिनट में आपको यहाँ रोकूंगा कि तो ये बताओ कि किस तरीके से फिर जर्मन पढ़नी कैसे स्टार्ट कर दिया जहाँ से? हाँ देखिए, अब बात ये थी कि मुझे आइडिया नहीं था शुरू कहाँ से करूँ। हाँ, ये क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जैसे मेरा भी यही था कि समझ नहीं आ रहा था शुरू कहाँ से। तो तुम बताओ तुमने कैसे, कहाँ से स्टार्ट करी? कैसे पहला स्टेप लेना ही सबसे बड़ा काम होता है किसी, वो सबसे बड़ा स्टेप होता है। और जर्मन देखिए बहुत सारे, तो बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। अच्छा, तो देखते ही डर जाते दिए 10वीं बंदे फंस जाते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल्स में फंसे हुए हैं। लेकिन हर लैंग्वेज बच्चा ड्यूलिंगो शुरू करता है। आई थिंक ड्यूलिंगो एक फन वे में होता है वो, तो बहुत बेसिक के हादी हमें ऐसे, तो उससे मैंने सीखना शुरू किया ड्यूलिंगो पे। वो टाइम पास ऐसा हो जाए, 5-10 मिनट कर लिया, आती कोई रूल नहीं था कि डेली करना ही करना है। टाइम वाला तो कर लिया, नहीं तो नहीं किया। तो फिर उससे मैंने सीखा कि हादी इज वेरी ग्रॉस, ठीक है। तो मैं कॉपी पे लिखा, तो मैं तो हारिस ने पढ़ लिया, उसने कहा मुझे पता है जर्मनी।
तो वो भी सीख रहा था उस टाइम। मैंने कहा तुम क्यों सीख रहे हो? उसने कहा मेरा ये प्लान है बाहर जाने का, जर्मनी जाने का, और मैं भी सोच रहा हूँ मैं जर्मनी जाऊँ। ठीक है, तो हम दोनों के कहा ठीक है भाई हम दोनों साथ हो जाते हैं। तो हम दोनों ने साथ पूरी टीम बना ली। पीछे बिल्कुल बैक बेंच पे मेरा एक दोस्त अब्दुल्ला और अजान बैठा करते थे। मेरे दोस्त अब्दुल्ला का ही प्लान था, उसने मुझे 11th में ही मेंशन किया था लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया था। तो हम पर उन दोनों का ही प्लान था। बात ये थी जो भी अब्दुल्ला और अजान दोनों की टीमिंग थी, ऐसे हम मेरे हारिस की बन गई थी। तो फिर हम चारों मिले, हमने काम दोनों चारों को एक ही गोली जर्मनी जाना। तो जब 4 बंदे मिल जाए ना तो मोटिवेशन बढ़ जाती है। एक अकेला बंदा वो डरा हुआ होता है, वो क्या करना है, कैसे करना है, कब करूंगा। 4 बंदे हम मिल गए ना तो हमने कहा कर लेंगे। पहली बात तो ये थी, हम चारों को ये प्लान था कि हम कंसल्ट करेंगे और जिस यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ सोचा था वही करेंगे। लेकिन नाम नहीं लूंगा, मैंने सपोर्ट नहीं करते, उन्होंने आई थिंक स्कैम करते हैं बच्चों को, जो मैं सपोर्ट नहीं करता। तो फिर मैंने कहा मैं प्रोसेस में खुद करूंगा, ये मैंने डिसीजन ले लिया था अपने दिमाग में। और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऐसे 12th खत्म हुई, 11th में मैंने पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस नहीं किया, सच्ची बात जो है। 12th में मैंने बहुत मेहनत की मैथ में और फिजिक्स में, 11th में फोकस नहीं कर पाया मैं। तो हुआ ये कि 11th में जो है मेरी 48% थी और मैं मैथ में तो फेल ही हो गया था। ठीक है, अच्छा, ये उस टाइम की ड्यूरेशन की बात है। हाँ। जब तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था और तुम रिसर्च कर रहे थे। हाँ। और लैंग्वेज के ऊपर भी फोकस कर रहा था, थोड़ा कह सकते हो। बात ये थी डिस्ट्रैक्ट होता था, बात नहीं, बात ये थी वो मेरी परसेंटेज कम थी लेकिन माइंड में था जर्मनी जाऊंगा, कैसे जाऊंगा मुझे नहीं पता था। मैथ में फेल हो गया था, 48% थी मेरी और रिजल्ट बहुत देर से आया था 11th का। तो एक तो टाइम भी नहीं था इतना प्रिपेयर करने का। तो मैंने सप्ली की तैयारी शुरू की। मेरे मैथ के सर इलियास, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी मैथ अच्छी है तो उनकी वजह से, सच्ची बात जो है। तो मैंने सप्ली भी दी और 12th की मैथ ही पढ़ी और फिर 12th पास कर ली हमने। फिर 12th मुझे आज भी याद है, जून 24 को हमारा लास्ट एग्जाम था इस्लामियत का। वो 20 को होना था, बारिश की बात है, वो 24 को हो गया था, पोस्टपोन हो गया था। वो आज भी डेट बिल्कुल क्लियरली याद है। तो जुलाई 20 के आसपास से A1 का कोर्स स्टार्ट होना था गोयथे इंस्टीट्यूट कराची में। तो मेरे दोस्त हारिस, अजान, अब्दुल्ला और मैंने सोचा यार ये कोर्स लेते हैं। तो लास्ट एग्जाम जैसे ही हुआ तो हम लोग गए थे, मैं और मेरा तो अजान गए थे लास्ट एग्जाम होते के साथ, बिल्कुल उसी दिन हम निकले। हमने कहा हम जाएंगे गोयथे इंस्टीट्यूट गए। तो उस वक्त अभी तो ऑनलाइन सिस्टम कर दिया उन्होंने, सिर्फ फॉर्म भरना होता था आपको। और आजकल तो एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। उस दिन मैं और मेरा दोस्त खड़े हुए हैं, पूरा इंस्टीट्यूट खाली पड़ा हुआ है। मैं और मेरा दोस्त खड़े हुए, हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो उन्होंने कहा फॉर्म भर दें। फीस उस वक्त 33,000 थी, मुझे आज भी याद है क्लियरली। उनका मीज़ान में अकाउंट होता था गोयथे इंस्टीट्यूट वालों का, अभी भी है। तो मुझे हर चीज़ याद है क्लियरली। तो हमने ठीक कहा, हमने एडमिशन ले ली, हम चारों ने ले ली। A1 में एडमिशन अबे तो अब्दुल्ला शाहिद ने और मैंने तो उसी दिन ही फॉर्म भर दिया था। मैं तो आजान और हारिस ने बाद में भरा, लेकिन भरा। ठीक है, पहले मेरा ये प्लान था मैं यूट्यूब से पढ़ूंगा, लेकिन वो प्लान चेंज हो गया क्योंकि मेरे दोस्त भी कहा चलो साथ ही कर लेते हैं, कोर्स कर लेते हैं। तो उस टाइम की क्या फीस भरी थी तुमने A1 की? 32-33,000 थी। 30, ओके। लेकिन पूरे A1 का कोर्स था बुक्स मिला के मुझे आज भी याद है इतनी कुछ फीस थी जो मैंने पे की थी। तो फिर हमारा कोर्स जुलाई से स्टार्ट हुआ। अब मेरा ये प्लान था कि मोस्टली बच्चे बाय द वे टेस्ट नहीं देते, B1 B2 तो पढ़ लेते हैं, डायरेक्टली कहते हैं हम B1 का टेस्ट देंगे। तो वो इसलिए कर रहे हो, कुछ लोगों का ये कंसर्न होता है कि पैसे बच जाएंगे, कुछ लोगों का ये कंसर्न होता है कि नहीं यार डायरेक्टली B1 ही चाहिए, A1 A2 क्यों दूं। मेरा ये प्लान था मैं सारे एग्जाम दूंगा ताकि मैं वीजा को ऑफिसर को दिखा पाऊँ कि मैंने सारे एग्जाम दिए। ठीक है, तो मेरा ये डिफरेंट माइंडसेट। हाँ, तो काफी बच्चों का नहीं, मोस्टली बच्चे देते ही नहीं है। तो मेरा A1 का कोर्स हुआ मेरे से सर साहिब चांडियो A1 के कोर्स में गोयथे इंस्टीट्यूट में। बहुत ही अच्छा कोर्स है और बहुत मजा आता था ना। बहुत लोग मजबूरी में एक चीज सीख रहे होते हैं ना, सही बात है। मैं बड़े इंटरेस्ट से सीखा करता था। मेरा तो अब्दुल्ला तो बहुत, मेरा तो हारिस भी बहुत तेज था, अजान भी, हम चारों जो है फुल इंटरेस्ट से सीखा करते थे। तो मैं यही कहता हूँ लोगों से कि लोग मुझसे अक्सर यही पूछते हैं कि क्या आपको ऑनलाइन कोर्स करना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन कोर्स बहुत सस्ता मिल सकता है आपको, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया जाए या फिर खुद से पढ़ा जाए। तो मैं उनको यही कहता हूँ यार, जो बात एक आप इंस्टीट्यूट में जाके लोगों के साथ एनवायरनमेंट में जब पढ़ते हो ना, तो वो जो मोटिवेशन आप कभी भी घर पे नहीं लेके आ सकते। वो बिल्कुल सही बात है। और ना ही आपको ऑनलाइन कोर्सेज से आती है। तो बिल्कुल यही बात मैं अभी भी लोगों से यही कहता हूँ कि क्या कहते हैं, कोर्स ज्वाइन कर लें किसी इंस्टीट्यूट में, ताकि थोड़ा सा पैसा उसके अंदर ज्यादा लगता है लेकिन वो बहुत बढ़ सकता है। हाँ, तो फिर बता रहे थे नहीं, वो बिल्कुल बात सही है क्योंकि साथ पढ़ रहे होता है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरा तो हारिस बहुत होशियार था जर्मन में। अच्छा। मैंने उससे पूछ लिया, उसे समझ नहीं आया, कोई तो मुझे आते मैंने पूछ लिया। अब हम दोनों को समझ नहीं आ रहा, हम दोनों डिस्कस नहीं किया, पहले हम पूरा डिस्कशन किया, फिर सर के पास गए, सर हमें समझ नहीं आ रहा, सर ने समझाया, तो बहुत फायदा होता था। और मैं बताता हूँ, हम थोड़े जर्मन में थोड़े पागल किस्म के थे पढ़ने के लिए, कह सकते हो।
तो बेसिकली होता ये था कि मैंने वैसे A2 शुरू किया था, लेकिन A1 में क्या होता था, मेरी क्लास होती थी 3 से 6 के दरमियान। तो 3 बजे हम लोग पहुँच जाया करते थे, 6 बजे से 5:30 बजे हमारी छुट्टी होती थी। तो मेरे दोस्त हारिस और अजन बाइक पे आते थे, वो दूर रहते थे, वो चले आते थे, और मैं रहता था गार्डन वेस्ट में, ठीक है, और मेरा दोस्त अब्दुल्ला रहता था नाजमाबाद में, जो आगे आता है गार्डन वेस्ट, ठीक है। तो फिर होता ये था कि ये भी दूर लगते हैं क्योंकि गोइते काफी अंदर नहीं, वो तो है, लेकिन उन दोनों के पास बाइक थी, मैं उस कंपेरिजन में कह रहा हूँ कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ता था। तो अच्छा, तुम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते थे बस? हाँ, लेकिन उसमें बहुत मजा आता था, मैं बताता हूँ, वही जो स्टोरी है इंटरेस्टिंग। तो होता ये था कि हम लोग 3 तलवार पे, वो बैंक की, हबीब बैंक की मेन बिल्डिंग है, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल रेड लाइन का स्टेशन है। रेड लाइन और ग्रीन लाइन हमारी बहुत हेल्प की है, रेड बस का, सॉरी रेड बस तो R10 जाती थी 3 तलवार टू नुमाइश टू 3 तलवार, तो उसकी हार्डली 50 रुपए की 50 रुपए, ठीक है। वहाँ पे बहुत टाइम ने R10 में गुजारे। तो मेरा तो अब्दुल्ला पहले दिन मुझे याद है, हम लोग, मैं पता नहीं था आएगी नहीं आएगी, क्योंकि DB जर्मनी में बाय द वे DB नाम की ऐप होती है भाई, पता होता है कि बस आने वाली है, इतने बजे आएगी, यहाँ पे आएगी, हमें पता ही नहीं कब आएगी, कहाँ पे आएगी, हम बस वेट कर रहे हैं वहाँ पे। तो पहले दिन तो हमें मिली ही नहीं। अच्छा। तो सेकंड दिन हमें मिल गई, तो हमें पता चल गया अच्छा यहाँ पे आती है, तो वहाँ पे बैठे। अच्छा, पहली दफा गलत जगह पे खड़े थे? हाँ, वो वहाँ पे एक हॉस्पिटल थी, नाम बोल रहा हूँ मैं उसका, वहाँ पे खड़े होते हम लोग। तो फिर हम सही जगह पे खड़े होते, मिल गई हमें। वहाँ से हम आते नुमाइश में पकड़ते ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन बाय द वे ऊपर उसका खुद का रोड है, खुद की रूट है उसका, वो ट्रांसपोर्ट आम लोगों के साथ नहीं चलती है, बहुत बड़ी बस होती है। तो मैं ऊपर अलग से बनाया, तो मैं लसबेला चौक पे उतर जाया करता था, वहाँ चिंची पकड़ के मैं अपने घर चला जाता था, ठीक है। अच्छा, वहाँ से चिंची पकड़ते थे? रेड बस पकड़ी, पहले थोड़ा पैदल 15 मिनट पैदल था रेड बस तक गोइते से, तो पैदल रेड बस, फिर ग्रीन लाइन, फिर चिंची, फिर 10 मिनट का पैदल था, और मैं घर, और इसमें बहुत मजा आता था। मैं नहीं कहता यार बहुत टफ लाइफ थी, बहुत ही मजा, मेरे तो अब्दुल्ला बहुत इंजॉय करते थे इस प्रोसेस को। तो और वो वहाँ से ग्रीन लाइन पकड़ नाजमाबाद चला जाता था, वहाँ पे किसी स्टेशन पर उतर जाया करता था, ठीक है। और यही हमारी रूटीन थी डेली की। होता ये था कि हम क्लास से आए, खाना खाया, 10 बजे हम डिस्कॉर्ड पे होते थे। डिस्कॉर्ड जो ऐप नहीं है? अच्छा, डिस्कॉर्ड, ओके। तो तुम लोग ने अलग एक डिस्कॉर्ड बनाया होता है या कोई डिस्कॉर्ड? नहीं, अलग से ही बनाया हुआ था, बाकी एक लर्निंग जर्मन नाम का डिस्कॉर्ड सबसे ज्यादा उसमें ही होते थे। तो हम 4 बैठ के, पहले तो हम टॉपिक रिवाइज करते थे, 10 से 12, 10 से कभी 2 बजे तक पढ़े होते थे ना ऑनलाइन। मुझे मजा आ रहा होता था हमें, हम डिस्कॉर्ड पे हम चारों आए, ग्रुप बनाया, चारों पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रिडल्स पूछ रहे हैं जर्मन में, ठीक है। बाकी लर्निंग जर्मन के हम लोग वो वॉइस ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों से बातें कर रहे हैं, मजाक मस्ती कर रहे हैं, और डेली का हमारा यही रूटीन था। तो बड़ा मजा आया करता था। जब फिर A1 जैसे ही खत्म हुआ, मुझे अभी याद है, तो मैंने सोचा मैं एग्जाम दूंगा। तो मैंने ऐसे ही एग्जाम खत्म हुआ, उससे अगले दिन ही बाद में एग्जाम होता था। अगर फ्राइडे को लास्ट क्लास है ना कोर्स की, तो सैटरडे को एग्जाम होता था, उसके अगले दिन ही। अगर आप दो ना दो आपकी मर्जी ऑब्वियसली, लेकिन मैंने कहा मैं दूंगा। तो मैंने फॉर्म फिल किया, क्लास में से आई थिंक 4-5 लोगों ने फॉर्म फिल किया था, 3-4 तो वो थी जो स्पाउस वीजा वाली थी, उन्हें A1 ही चाहिए होते। बाकी मेरे दोस्त अब्दुल्ला हर्ष इन्होंने फिल नहीं किया, इन्होंने कहा B1 देंगे, मैंने कहा ठीक है। लेकिन मैंने A1 दिया और उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, मैं उसमें 92% आ गई। तो उससे मेरा पूरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि यार मुझे आती है, थोड़ी नॉलेज है, और मैं थोड़ा डिसिप्लिन भी था। तो A2 में जब मैं आया तो मुझे पता चला कि B1 में लेजन में बच्चे बहुत फेल होते हैं, बहुत ज़्यादा फेल होते हैं गोइथे में, फेलिंग उससे बहुत हाई। तो मैंने कुछ B1 वाले बच्चों को पकड़ा, मैंने पूछा यार मुझे बताओ आप क्यों फेल हो रहे हो, क्या वजह है? तो उन्होंने कहा वोकेब डिफिकल्ट होती है। तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि वोकेब बात सही करने मेरी बहुत लिमिटेड है। तो ग्लोसरी बुक आती थी A1, A2, B1 की। A1 की तो मुझे आती थी, वो मैंने छोड़ दी। मैंने कहा मैं A2 की ग्लोसरी बुक जो है पूरी की पूरी याद करूंगा बैठ के। अब क्लास में मेरी 3 बजे होती थी, लेकिन मैं सुबह 8-9 बजे पहुंच जाता था गोइथे। मैंने गोइथे में बहुत टाइम गुजारे। वहाँ पे उधर एक छोटा पार्क भी, कैफेटेरिया भी है, उसकी बेंचेस पे, उसकी डेस्क पे बहुत टाइम गुजारे और बहुत इंजॉय करता था वहाँ पे। मैं 9 बजे पहुंच गया, 9 से 1 में खुद सेल्फ स्टडी करता था। उसमें मैं वोकेबलरी पढ़ता था, टेस्ट सॉल्व करता था, ग्रामर पढ़ लेता था, ठीक है, खुद से बैठ के। फिर 1:30-2 बजे तक दोस्त आ जाए थे, तो उनके साथ कहीं खाने चले गए या फिर उनके साथ कहीं घूम लिया। फिर 3 बजे क्लास ली, 3 बजे क्लास ली, 5:30 तक क्लास चली। रोजाना 3 बजे क्लास है? हाँ, 3 से 5:30। 3 से 5:30। और फिर जो है वही रूटीन, घर गए, डिस्कॉर्ड पे पढ़ा, और यही साइकिल चलता रहा। और ऐसे ही फिर मैंने A2 ही पास कर लिया। A2 में 91% आ गई थी, वो भी सही थी। तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाए कि कुछ कर सकते हैं। अब हुआ ये कि जब तक A2 का रिजल्ट आया, 12th का रिजल्ट आ गया था। और तब मैं गोइथे इंस्टीट्यूट में था, मुझे आज भी वो दिन याद है। उस दिन, क्योंकि उस दिन बहुत मेजर इवेंट हो गए थे, कुछ ज़्यादा ही, 2-3। एक तो मेरा दोस्त हारिस है, उसका ND में एडमिशन हो गया था। हाँ, वो पहले ही हो गया था, वो तो फिर भी वो आता था, क्योंकि उसका प्लान था मैं जर्मनी जाऊँगा। अच्छा, एडमिशन ले लिया। एडमिशन तो पहले उसका बैकअप के लिए मैंने कहा ठीक है, लेकिन उसका प्लान हो गया ड्रॉप।
उसने कहा यार मैं अभी नहीं आ सकता लेकिन मास्टर्स के लिए आऊँगा, और वो मास्टर्स के लिए आएगा भी 100%। उसकी क्योंकि नॉलेज अच्छी है, वो कॉन्फिडेंट बंदा है, जर्मनी उसकी बड़ी अच्छी है, इंग्लिश भी। तो उसने कहा मास्टर्स के लिए आऊँगा, तो हमने कहा ठीक है। तो उसका एक तो ये डिसीजन था। दूसरा डिसीजन ये था कि मेरी अगेन मैं पास तो हो गया सारे सब्जेक्ट में, लेकिन मेरी परसेंटेज थी 55। मेरी 12th में अभी भी इंटर में 55% ही है मतलब। और मेरे को वो भी होता है टेस्ट क्या बढ़वा सकते हो, तो मैंने वो टेस्ट नहीं दिया था बाय द वे, नहीं मेरा इंटरेस्ट था देने का, क्योंकि मुझे पता नहीं बढ़ेगी। तो मेरी 58% थी। तो बाय द वे अभी तो नहीं, कुछ साल पहले क्या नाम है, कराची काउंसिल की वेबसाइट के लिए लिखा होता था कि अगर आप बैचलर से स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना है कि मिनिमम 58% तो होनी चाहिए। अच्छा, पहले लिखा होता था एक टाइम पे, मुझे भी याद है। अब तो उन्होंने हटा दिया 2 साल हो गए, अब तो नहीं है। पहले लिखा हुआ होता था ये। मैंने कहा तो है ही 55। और 55 तो मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल है। देखिए 55 पे सच बताऊं तो अगर मैं वीजा ऑफिसर हूँ ना, मैं कहूँगा मैं ही वीजा ना दूँ, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक वो है कि मतलब बच्चे के अंदर पोटेंशियल नहीं है। नहीं, हाँ बिल्कुल वही बात है। तो ये तब अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं उस पर बैठ के रहूँ, या मैंने कहा अब 2 का दिखाया जाएगा। तो मेरा यही था कि मैं बाहर निकल जाऊंगा, कैसे क्यों कब मुझे नहीं पता था। सही। तो मैंने कहा मैं तो 100% आगे पढ़ूंगा, छोड़ जो हो गया वो हो गया। तो फिर मैंने B1 की तैयारी की। अब B1 की अगेन मैंने तैयारी की, और 15 दिसंबर को मेरा B1 का कोर्स खत्म होना था, लेकिन मेरा गोल ये था कि मुझे विंटर सेमेस्टर में जर्मनी में आना है। तो इसलिए मुझे सर्टिफिकेट चाहिए थे फरवरी के, मैं अप्लाई कर पाऊँ फरवरी में ना, फरवरी 2024 में तक मैं अप्लाई कर पाऊँ, ये इंपॉर्टेंट था। तो B1 का सर्टिफिकेट चाहिए था। चाहता तो मैं कंडीशनल पे आ सकता था, लेकिन मेरे चारों दोस्तों ने हमने ये प्लान किया था कि पाकिस्तान निकलेंगे तो B2 का कोर्स करके निकलेंगे। जल्दी नहीं है, जल्दी करेंगे होते वीज़ा रिजेक्ट होते हैं, हम उधर आके स्ट्रगल करें। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मेरे खुद के दोस्त हैं बहुत सारे, वो जल्दी के चक्कर में A1 A2 पे उनका रिजेक्शन आ गया। बहुत सारे बच्चों में, बहुत सारे पर्सनली जानने वाले दोस्त हैं जो अब वो कहते हैं अब मैं कहूँ मैं क्या कह सकता हूँ यार। तो फिर B1 का मैंने 9 दिसंबर को मैंने श्राइबन दे दिया था। श्राइबन मतलब रिटर्न एग्जाम, बाय द वे मुझे नहीं पता, रिटर्न एग्जाम कहते हैं श्राइबन। 15 को कोर्स खत्म होना था, लेकिन श्राइबन मैंने 1 हफ्ते पहले ही दे दिया। अच्छा, उसमें मेरे 83 मार्क्स आ गए, 83% मार्क्स के लिए। अच्छा, तो मतलब B1 को डिवाइड करके दे देते। बाय द वे एक और इंपॉर्टेंट चीज, A1 A2 साथ में देना होता है, उसके 4 पार्ट अलग अलग नहीं दे सकते। B1 B2 में आपको ऑप्शन होता है, C1 में भी, कि आप अलग अलग दे सकते हो। गोइथे में ये एडवांटेज है। ऐसा ही है। तो तभी मेरे सर भी यही मुझसे कह रहे थे कि अगर तुम दे रहे हो A2 तो ध्यान से देना, क्योंकि अगर किसी एक भी सब्जेक्ट में आप फेल होते हो तो आपको पूरा रिपीट करना। हाँ, और गोइथा कैटे थोड़ा टफ है। गोइथे में आपको 60% चाहिए होती है पर मॉड्यूल, 60%, फिर जाके आप पास होते हो। सही। तो थोड़ा डिफरेंट मॉड्यूल है इसका। तो मैंने B1 का एक टाइल में राइटिंग पार्ट दे दिया, उसमें मेरे 83% आ गए। 15 को कोर्स खत्म होना था और 16 को डेट थी वापस। मैंने तीनों टाइल 16 को देने का प्लान कर लिया। सही। क्या कहते हैं, हियरिंग और रीडिंग और रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ठीक है। मैंने तीनों टाइल दिए। मेरे स्पीकिंग में आई थिंक 82 आ गए थे, और लिसनिंग में 83 आ गए थे परसेंटेज। लेजन में हो गया मैं फेल हो गया। हाँ, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं बहुत डिसिप्लिन बच्चा था पढ़ने में। जर्मन में जो भी खेले, ठीक है, इंटर में नहीं होऊंगा मानता हूँ मैं, ठीक है। जर्मन में बहुत डिसिप्लिन, मैं फेल हुआ, मैं थोड़ा शौक में किया कि यार ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वापस प्रिपेयर करेंगे और देंगे। अगली डेट थी ही 13 जनवरी को, तो मेरे पास एक ही टाइल था, मैंने कहा 100% इस पर देंगे। बाकी मेरा B2 का कोर्स शुरू हो गया था। अच्छा, B2 का कोर्स बाय द वे इंटरेस्टिंगली थोड़ा अजीब है, अजीब तो नहीं कहूँगा, थोड़ा अच्छी बात है। B2.1 और B2.2 में डिवाइडेड है गोइथे इंस्टीट्यूट कराची में। अच्छा, जैसे यहाँ पे भी जर्मनी में जैसे डिवाइड होता है, वहाँ पे भी यही हुआ। उन्होंने शायद समझा कि B2 बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ताकि बच्चों को जल्दी सिखाएंगे तो शायद कुछ सीख ही नहीं पाएंगे वो। तो कुछ सही डिसीजन था। तो B2.1 मेरा शुरू हो गया, और जनवरी 13 ऊपर मैंने लेजन दिया, वो मैंने पास किया 83 मार्क्स से। तो मेरी एवरेज 82 बन गई थी, 83, 82 ऐसे मेरे मार्क्स थे। तो मेरा B1 का सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आ गया, और वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि मैं अप्लाई कर सकता हूँ। मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इससे पहले मतलब अभी कहीं एप्लीकेशन नहीं भेजी, अभी कुछ भी नहीं करा? नहीं, अभी सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर ध्यान। बिल्कुल लैंग्वेज, क्योंकि ऑब्वियसली आउटनर परफॉर्म मतलब एंट्रेंस एग्जाम स्टूडेंट को लिख देने के लिए, बिल्कुल टी कोर्स के लिए मोस्टली B1 की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। तो B1 तो चाहिए। A2 पे तो कोई नहीं देता, कंडीशनल मिल जाता है, TU क्लाउसल हो गया, माबक हो गया, लेकिन वो नहीं मिलता ऑफनामा का लेटर। तो B1 हो गया, तो फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया। मैंने अप्लाई, साथ में B2.2 में चल रहा था, मैंने TU क्लाउसल नहीं अप्लाई कर दिया, मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया ऑफनामा के लिए। कुछ यूनिवर्सिटी से थे, खुद के पोर्टल थे, ठीक है। सिटाओ का, होबर का खुद का पोर्टल है, ठीक है। बहुत अनहार का खुद का पोर्टल है। तो अभी तुम क्या कहते हैं, ये कंडीशन लेटर के लिए अप्लाई कर रहे थे, या फिर तुम डायरेक्ट ऑफनामा के लिए अप्लाई कर रहे थे? देखिए, ऑफनामा के लिए डायरेक्ट मैं इस बेसिस पे अप्लाई कर रहा था कि जब मैं जर्मनी पहुंचूंगा तो वहाँ पे लेटर हाथ में होंगे। सही। कंडीशनल के लिए TU क्लाउसल मैंने इसलिए अप्लाई किया, उस पर वीजा लगते हैं,
सही से, समझ आ गया, ठीक समझ आ है, गया। उस पर वीज़ा लगते हैं। अब मैंने कहा किसी ने आज तक मैंने सुना नहीं है कराची में आउटनोमा का लेटर दिखा के वीज़ा लिया हो, मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ। तो मैंने कहा ट्यूब क्लाउसल में बहुत बच्चों को वीज़ा लगते हैं, मैं ट्यूब क्लाउसल पे भाई अप्लाई करूँगा। अच्छा, मतलब वो कंडीशन लेके वहां जाके लैंग्वेज करके और फिर वो वाला जो रूट है। हाँ, सही। बिल्कुल। लेकिन साथ में ही तुम सिटाओ और दूसरे हाँ। यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई कर रहे थे ऑफनामा के लिए, हाँ, ताकि बिल्कुल। आते के साथ ही तुम ऑफनामा का एग्जाम दो। बिल्कुल ये सही था। सही, तो बेहतरीन हो गया। हुआ ये कि फरवरी के अंदर मैंने जो है अप्लाई कर दिया इधर, क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए। मैंने 4 दिन ट्राई किया, 4 दिन में लकीली मिल गई। ये वीजा के लिए अपॉइंटमेंट? हाँ। अच्छा, लेकिन तुम्हारा लेटर आ गया या फिर वो क्या? थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बात ये थी